अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर करने लगा हूं वो है 10th क्लास से। चैप्टर नंबर है 10, जो सेकंड चैप्टर है हमारा, और टॉपिक का नाम है साल्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। बेसिकली ये हमारा जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर्स है साल्ट का, लेकिन मैंने इसको 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले हम ये टॉपिक देखेंगे जिसमें मैं आपको साल्ट्स के बारे में बताऊंगा और साल्ट्स की प्रॉपर्टीज। इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि साल्ट्स को कैसे बनाते हैं, और जो लास्ट लेक्चर होगा इसका तीसरा, उसके अंदर मैं आपको टाइप्स ऑफ साल्ट के बारे में समझाऊंगा और ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं जी। साल्ट क्या होता है बच्चों, गौर से सुनिएगा। मैं डेफिनेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि साल्ट क्या होता है तो आपने कहना है ये आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। ओके, अगले हिस्से पे आओ। ये बनते कब हैं? जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। वो आपसे पूछेगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। आपने कहना है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और उस दौरान जो आयोनिक कंपाउंड बनेगा स्टूडेंट्स, उसका नाम क्या होगा? साल्ट। तो मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैंने कहा साल्ट्स क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड जो कि बनते हैं कब? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, जब एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले, फिर मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। इसकी एक और डेफिनेशन भी आपके साथ 2 बल्कि शेयर कर दूंगा। तो चलें, सबसे पहले हम कहते हैं जी द आयोनिक कंपाउंड्स which are formed by the neutralization of acid and base is called salts। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। मैंने 3 बातें बोली हैं कि एक तो ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, नंबर 2 कब बनते हैं? जब न्यूट्रलाइजेशन होती है। किसकी? एसिड और बेस की। जब न्यूट्रलाइजेशन होती है तो उस दौरान जो आयनिक कंपाउंड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? आयोनिक कंपाउंड्स। मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं तो आपको ये वाली बात अच्छी लगेगी। गौर से देखो, हम हेडिंग लगा लेते हैं जी एग्जांपल की। ये देखें, ये मेरे पास एक है एसिड प्लस मैं एक ले लेता हूं बेस NaOH। अगर मैं इन दोनों को रिएक्ट करवाऊं तो बच्चों मेरे पास क्या बनता है? एक ये सोडियम और ये Cl मिलके क्या बना देते हैं? NaCl प्लस क्या बन जाता है? वाटर। ये हम ऑलरेडी रिएक्शन कर चुके हैं। गौर से देखो, ये जो NaCl बना हुआ है ये हमारा एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें क्या मौजूद है? आइंस। कौन से आइंस? पॉजिटिव आइन, जिसे हम क्या बोलते हैं? केटाइन, और नेगेटिव आइन जिसे हम क्या बोलते हैं? एनाइन। और इसी आयोनिक कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? साल्ट। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि साल्ट की आप डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हो कि साल्ट आर मेड अप ऑफ केटाइन एंड एनाइन। कि जो साल्ट होते हैं
वो हमेशा किससे मिलके बने होते हैं? केटाइन एंड एनाइन। तो हम ये वाला पॉइंट भी लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट के अ साल्ट इज मेड अप ऑफ केटाइन एंड एनाइन। अच्छा बच्चों, यहां मैं आपके साथ एक एमसीक्यू शेयर करने वाला हूं, उसके लिए मैंने ये वाली बात लिखवाई है। याद रखिएगा, इस साल्ट के अंदर ये जो केटाइन होता है, ये किस से आता है? एसिड से आता है या बेस से? गौर से देखो इन दोनों में, ये सोडियम किसके पास मौजूद है? इस बेस के पास मौजूद है। तो याद रखना, जो साल्ट का केटाइन होता है वो हमेशा किससे डेराइव होता है? बेस से। इसलिए इस केटाइन को हम क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल। ये एमसीक्यूज है, याद रखिएगा। जो साल्ट का केटाइन होता है वो क्या कहलाता है? बेसिक रेडिकल। एमसीक्यूज आया होता है कि ये salt of the cation of salt is called acidic radical, basic radical या neutral। तो याद रखना, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? basic radical means, ये वाली बात लिख लो कि the cation of salt is derived from the base and called basic radical। सिमिलरली स्टूडेंट्स, ये जो एनाइन होता है ये हमेशा किससे डेराइव होता है? किससे हमें मिलता है? हमेशा एसिड से मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि द एनाइन ऑफ सॉल्ट इज डेराइव्ड फ्रॉम द एसिड एंड इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। तो ये भी लिख लो, द एनाइन ऑफ salt is derived from the acid and called acidic radical। Its mean, बच्चों मैं तीसरी डेफिनेशन ये भी कह सकता हूं कि साल्ट वो सब्सटेंस होते हैं, वो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जो किससे मिलके बने होते हैं? एसिडिक और बेसिक रेडिकल से। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द आयोनिक कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल इज कॉल्ड साल्ट। तो ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो कि द आयोनिक कंपाउंड which is made up of cation and anion is called salt। या जो मैंने ये डेफिनेशन लिखी हुई है ये सबसे प्यारी है, तो आप इसको याद कर लो। तो चलें जी, ये मैंने थोड़ा सा आपको के साथ साल्ट का इंट्रोडक्शन शेयर किया है कि आपसे अगर कोई पूछे व्हाट आर साल्ट्स, तो आप ये पूरी स्टोरी लिख दिया करो तो उसे अच्छा लगेगा। और ये आपके एमसीक्यूज भी शेयर मैंने किए हैं ताकि आपके एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएं। अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे कि इन साल्ट्स के प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो हम हेडिंग लगा लेते हैं जी, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। आपकी बुक में 4 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं और वो मैं चारों प्रॉपर्टीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, स्टूडेंट्स आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। मींस हमने 2 तरह के सॉलिड्स पढ़े थे, एक था क्रिस्टलाइन सॉलिड
और एक था इमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स एक रेगुलर मैनर के अंदर मौजूद होते हैं, खास तरतीब के साथ मौजूद होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलाइन फॉर्म। और जिसके अंदर तरतीब के साथ ना मौजूद हो उस सॉलिड को क्या बोलते हैं, इमॉर्फस सॉलिड। तो स्टूडेंट्स, सॉल्ट्स चूंकि आयोनिक कंपाउंड्स हैं, लिहाजा ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो पहली प्रॉपर्टी, सॉल्ट्स आर ionic compounds so exist in crystalline form। ओके जी। दूसरी प्रॉपर्टी, आपने 9th क्लास में ये पढ़ा था कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, मीन जो केटाइन और एनाइन से मिलके बने होते हैं, उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हम कहते थे कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई। तो स्टूडेंट्स याद रखना, ये जो साल्ट्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट नहीं मैं कहता इसको, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आमतौर पे लिक्विड के लिए होता है, सॉलिड के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो साल्ट्स होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। और कोई वजह पूछे क्यों, तो आपने कहना है क्योंकि इनके केटाइन और एनाइन के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए। तो चलें जी, हम दूसरी प्रॉपर्टी लिखते हैं, they have high melting points। स्टूडेंट्स, तीसरी प्रॉपर्टी, ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, या सॉरी मैं साल्ट्स कहता हूं, ये जो साल्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स याद रख लो, ये हमेशा न्यूट्रल होते हैं। क्यों न्यूट्रल होते हैं? अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, आपकी बुक में लिखता है, कहता है कि ये जो साल्ट्स हैं ये न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, इवन के इनके पास नंबर ऑफ केटाइन और नंबर ऑफ एनाइन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो चार्ज है, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उसकी तादाद क्या होती है, सेम। लाइक मैं ये एक आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूं। ये देखो, ये है मेरे पास AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। बच्चों, ये हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है। इसी तरीके से ये देखो MgCl2, अगेन एक आयोनिक कंपाउंड है। अब इसमें गौर से देखो, इसमें ये है एनाइन और ये है केटाइन। एनाइन कितने हैं, 3, केटाइन कितना है, 1। मींस केटाइन और एनाइन की तादाद बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया हुआ, उसको न्यूट्रल किया हुआ है। क्यों न्यूट्रल किया हुआ है? क्योंकि आप जानते हो कि एक एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, +3, और एक क्लोराइड पे क्या होता है, -1, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, -3। मींस यहां -3 चार्ज है और +3 चार्ज है। मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की तादाद बराबर है, लेकिन केटाइन और एनाइन डिफरेंट हो सकते हैं। यहां तो केटाइन और एनाइन भी सेम है, क्योंकि एक केटाइन है और एक एनाइन। लेकिन याद रखिएगा, साल्ट्स के अंदर लाजमी नहीं है कि केटाइन और एनाइन की तादाद बराबर हो। केटाइन और एनाइन की तादाद वेरी कर सकती है। लाइक ये देखो, यहां केटाइन 1 है, एनाइन यहां कितने हो गए हैं, 2। तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ केटाइन और एनाइन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक साल्ट के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, या
केटाइन और एनाइन की जो चार्जेस हैं उनकी तादाद हमेशा क्या होती है, सेम। इसलिए हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स या ये जो साल्ट्स हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये क्या होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड्स। तो हम ये प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, दे आर neutral compounds although they have different number of cation and anion बट हैव, ये बट ना, वो जो बट होते हैं ना वो नहीं, केमिस्ट्री वाला बट है, याद रखिएगा। बट हैव सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। लाइक आपसे कोई भी पूछे कि बताओ आयनिक कंपाउंड या ये जो साल्ट हैं ये न्यूट्रल कंपाउंड्स क्यों होते हैं, तो आपने कहना है क्योंकि सर इनके अंदर जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो तादाद है, जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, सेम। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक क्या होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड्स। एक लास्ट प्रॉपर्टी आपके साथ शेयर करने लगा हूं जी। स्टूडेंट्स ये वाली बात जरा आप लोगों के लिए शायद न्यू होगी, कभी आपने नहीं सुनी, मे भी सुनी भी हो। तो एक प्रोसेस होता है, हम उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मोस्टली जो साल्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से क्या मुराद है कि जो साल्ट होता है उसके साथ, हर साल्ट्स के साथ एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूं, ऐसे नहीं आपको बात समझ आएगी। ये देखो, ये मेरे पास एक साल्ट है कॉपर सल्फेट। स्टूडेंट्स इसके साथ ये जब एग्जिस्ट करता है तो इसके साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइन होते हैं, 5H2O। तो ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें साल्ट के साथ एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्या मौजूद होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, जो उसके साथ केमिकली कंबाइन होते हैं। बच्चों याद रख लो, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लाइक कॉपर सल्फेट के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, 5। लेकिन स्टूडेंट्स ये देखो, ये है मेरे पास कैल्शियम सल्फेट, इसके साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2H2O। तो ये देखो, ये जो हर साल्ट के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हैं और इस वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ केमिकली कंबाइन हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आप लास्ट प्रॉपर्टी यही लिख लो कि मोस्टली साल्ट्स फ्रॉम द water of crystallization in which each salt contain specific number of water molecules। for example ये कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O और कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और बच्चों याद रखना, ऐसे साल्ट क्या कहलाते हैं,
हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सॉल्ट मीन्स, हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर का, साल्ट के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स का मौजूद होना, ये क्या कहलाता है, उनकी हाइड्रेटेड फॉर्म। और अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इनके साथ ना मौजूद हों तो फिर वो क्या कहलाता है, एनहाइड्रस साल्ट बोलते हैं हम उनको, और या हम उनको डिहाइड्रेटेड साल्ट बोलते हैं। और याद रखना, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स एक स्पेसिफिक नंबर्स में किसी सॉल्ट के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये थी जी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट्स। और ये आज की थोड़ी सी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको एंजॉय करोगे और एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।